अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ओके, हम लोग मीट्रिक स्पेसेस की बातें कर रहे थे, तो आज हमने इसके अंदर ओपन सेट्स की बात करना है। जिस तरह से टोपोलॉजिकल स्पेस में मीट्रिक्स, उसी तरह से मीट्रिक स्पेसेस में भी ओपन सेट्स होते हैं, तो और क्लोज सेट्स भी होते हैं उसी तरह से, फिर मुख्तलिफ चीज़ें। तो ओपन सेट्स जो है मैट्रिक स्पेसेस में, उनके बारे में मैंने आज बात करना है। ओपन सेट्स। सर काइंडली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। जी कर चुका हूं मैं। मैट्रिक स्पेसेस, ये हमारा आज का मेन मौजू है। इस सिलसिले में हम करेंगे कि लेट आर बी द यूजुअल मैट्रिक स्पेसेस, मीट्रिक स्पेसेस यूजुअली जो कि रियल लाइन में है, दैट इज द रियल लाइन। मैंने जैसे कल कहा था आपको कि ये जो इस तरह के सिंबल्स हैं, आर विद हैवी स्पाइन, डबल स्पाइन होती है उसकी, जेड की भी और क्यू की भी, वगैरह वगैरह, तो इनको ये मखसूस सिंबल्स हैं और ये सारी दुनिया में राइज है, और इनको देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी क्या खूबियाँ हैं। खूबियों से मुराद ये होती है कि जब आप इनके मुख्तलिफ नामों से पहचाने जाते हैं। अगर आप कहेंगे, ये मैं अहम बात बताने लगा हूँ, आप लोगों को ज़रा नोट कीजिएगा, क्योंकि शायद इससे आपको पूरे मैथमेटिक्स की समझ आ जाए। इन चीज़ों के मुख्तलिफ नाम हैं। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि ये आर, ब्लू में मैं लिख रहा हूँ, बाद में इसको मैं मिटा दूंगा। आर जो है ये सेट है, इज इक्वल टू सेट, ये सेट है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को मैं एज ए सेट कंसिडर कर रहा हूँ। इसके अंदर और बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन मैं जब इसको सेट कहूँगा तो ये सिर्फ और सिर्फ सेट है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो आप इसको कहते हैं लेट आर बी ए सेट। तो आपने तय कर लिया कि इसके अंदर बावजूद इसके कि बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी खूबियाँ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम इसकी अब बात कर रहे हैं एज ए सेट ही, इसके अंदर और कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसको कहूँ लेट आर बी ए मीट्रिक स्पेस, तो अब जो वही आर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, लेकिन उसके अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज। मुझे वही प्रॉपर्टीज की जरूरत, इजाज़त है इस्तेमाल करने की, या उनको एक्सप्लॉइट करने की, जो उसकी एज ए मीट्रिक स्पेस है, क्योंकि मैंने यहाँ मीट्रिक स्पेस कहा है इसको। बाज मौकों पे आप कहेंगे लेट आर बी ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ फील्ड। तो अब आप देखिए कि आपने इसी आर को, सेट ऑफ रियल नंबर्स को, अब कह दिया है कि ये वेक्टर स्पेस है। अब इसमें वन, इसको वन कह दें, इसको टू कह दें, इसको थ्री कह दें। अब मैं जब इस थ्री की बात कर रहा हूं तो सिर्फ वेक्टर स्पेस को उसको कंसिडर कर रहा हूं। इसके अंदर मीट्रिक स्पेस है, सेट भी है, और भी बहुत कुछ है। ये बजाते खुद फील्ड भी है, जैसे यहां पे पता चलता है आपको, ये फील्ड भी है। लेकिन जब इसका वो नाम लिया आपने कि ये वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर है, तो इसको आप सिर्फ ये जो एनसर्कल्ड
चीज है, ये सिर्फ इसको आप एज ए वेक्टर स्पेस कंसिडर करेंगे। उस वक्त गो के ये मीट्रिक स्पेस भी है, गो के ये सेट भी है, गो के ये वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड आर है, ये ग्रुप भी है, लेट्स से ये ग्रुप भी है, आर इज ए ग्रुप। सर एक क्वेश्चन, अभी ठहर जाइए, ये ग्रुप भी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मैं कह देता हूं उसको। और एक और भी चीज लिख लेने दे मुझे, फिर उसके बाद सवाल आपका। आर इज ए ग्रुप, अब इसमें से 0 निकालना पड़ेगा। कंजेस्टेड है, इसको हम ज्यादा कंजेस्टेड ना करें, इसको हम ये कर लेते हैं। 0 निकाल के इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये बातें बताने का मकसद ये था, वही आर है, ये नहीं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है, उसकी मुख्तलिफ नाम है। जैसे ही आप मुख्तलिफ नाम लेते हैं, आपके जहन में उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जिनको हम आमतौर पर डेफिनेशंस कहते हैं। तो डेफिनेशन है, इसका नाम है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी डेफिनेशन। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे रेडी इसको रखूँ कि ये मैं 3 नंबर जो है ये वेक्टर स्पेस के तौर पे कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन बाकी की जो इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा भी बहुत से इसके नाम है, इसके अलावा भी इसके बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आप उनको वक्ती तौर पे उनको कंसिडर नहीं करते। जैसे आप हायर स्टडीज में जाते हैं ना, ज़्यादा हायर स्टडीज में जाते हैं, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात थ्योरम्स प्रूव करते हुए या कुछ और ढूंढते हुए आपको फिर वो सारी की सारी इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं कि चूंकि ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है और साथ ये वेक्टर स्पेस भी है, अंडर एडिशन वो होती है, और विद आर और उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये और सेमी ग्रुप, तो ये जो चीज़ें प्रॉपर्टीज फिर इसकी मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं आप। यही मैथमेटिक्स है, आप लिखते हो तो लिखते हैं बाकायदा उस प्रॉपर्टीज को, उन प्रॉपर्टीज को कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हो। आप कहते हैं कि चूंकि ये वेक्टर स्पेस भी है, चूंकि ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है, तो मैं दोनों को मिला के अब ये एक तीसरी बात इसमें से कोई खूबी निकालूंगा या उसका करेक्टर देखूंगा, उसकी कोई नेचर देखूंगा। ये बातें हायर लेवल पे आती चली जाती हैं। अब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को डील कर रहे होंगे तो फिर आपने देखना है कि मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशंस के तौर पे, मतलब डेरिवेटिव की आप बात कर रहे होते हैं, डेरिवेटिव की dy बाई डी एक्स, चले dy ना लिखे, हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से टाइम, dt ले लेते हैं। तो ये एक लीनियर ऑपरेटर है, इट्स ए लीनियर ऑपरेटर। ये किस पे डिफाइन होगा? लीनियर ऑपरेटर है ना, गलत अंग्रेजी स्पेलिंग, लीनियर ऑपरेटर है ये। तो ये किसके अंदर इसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है लीनियर ऑपरेटर के तौर पे। तो ये वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफाइन किया गया है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो लीनियर ऑपरेटर है डी ऑफ डी टी, ये आपको इसका जो डोमेन है वो वेक्टर स्पेस है, और लेट्स से इसका इमेज आता है तो आप कहते हैं चलिए मैं इसको ले लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, आप कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, आप ये सारे आपस में ताल्लुक है। ये अगर लीनियर ऑपरेटर है तो उसको वेक्टर स्पेस के ऊपर ही ऑपरेट होना है। अब वेक्टर स्पेस है, फर्ज कीजिए आपने पढ़ी होगी शायद, वेक्टर स्पेस है अगर ये, तो आप इसको एंगल की बात नहीं कर सकते वेक्टर स्पेस में, वेक्टर स्पेस में एंगल की बात नहीं कर सकते। उसके लिए आप कहेंगे हाँ ये वेक्टर स्पेस भी है, और ये इसको हम कह देते हैं ये जो आर है दैट इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, शायद आपने पढ़ी हो। इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब ये आपने वेक्टर स्पेस से एक बड़ी चीज, इसकी खूबियां बदल दी हैं आपने। इसमें एंगल की बात भी होगी, इसके अंदर एंगल्स आ जाएंगे, डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस की बात आप कर सकेंगे इसके अंदर, और उसकी बात कर सकेंगे, एंगल्स की बात कर सकेंगे। जब तक ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगी आप इसके अंदर डिस्टेंस की और एंगल्स की बात नहीं कर सकते।
अगर आप इसको टोपोलॉजिकल स्पेस के तौर पे ले रहे हैं तो फिर इसके अंदर ओपन सेट्स की, क्लोज सेट्स की, नेबरहुड्स की वगैरह वगैरह बातें करेंगे आप। अगर मीट्रिक स्पेस की बात करेंगे तो एक कुछ चंद देर बाद आप देखेंगे कि हम कहेंगे कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉट ए मीट्रिक स्पेस, बट एवरी मीट्रिक स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। तो फिर उसके अंदर आप डिस्टेंस की बात कर सकते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि एवरी मीट्रिक स्पेस तो बनती है वहाँ जहाँ पे डिस्टेंस की बातें होती हैं, तो फासलों की बातें, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस वगैरह वगैरह। टोपोलॉजी में आप डिस्टेंस की बात नहीं करते इस तरह से, वो मीट्रिक स्पेस, क्योंकि एवरी मीट्रिक स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, तो उसको उस हवाले से देखते हुए फिर आप अंदर डिस्टेंस की बात कर रहे थे। जी आप सवाल करना चाह रहे थे तो मैंने रोका हुआ था आपको वक्ती तौर पे, बोलिए। सर आपने जब वेक्टर स्पेसेस बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये ग्रुप है अंडर एडिशन जो है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप है या सिर्फ अंडर एडिशन ग्रुप है वेक्टर स्पेसेस? देखिए वेक्टर स्पेस जो है, मैं यही तो यहाँ समझा रहा था आपको। वेक्टर स्पेस वैसे तो डेफिनेशन आप जानते हैं कि अगर हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हूँ, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको कहूँ कि ये वेक्टर स्पेस है, जिसका मतलब है कि ये अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये आपको मालूम है। लेट मी क्लियर दिस मैसेज फ्रॉम हेयर ताकि कंफ्यूजन ना आपको हो। जी, तो ये वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और फिर एक हम फील्ड लेते हैं, फील्ड, वो भी उसकी डेफिनेशन भी अलग से आपको आती होगी। और फिर इसके बाद ये दोनों अलग-अलग हैं इस वक्त, तो फिर आप कहते हैं कि R इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, जो भी डिफाइन हो। मैं इसको R ही कह दूं, लेकिन वो फील्ड जो R ही ले लेते हैं बजाते खुद भी। अब ये देखें ना, वो बजाते खुद भी वो फील्ड भी है और वेक्टर स्पेस भी है। every field is a vector space over itself. Yeah, every vector space is a field is a vector space over a field. तो बजाते खुद भी वो हर फील्ड बजाते खुद वेक्टर स्पेस भी होती है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं तमाम फील्ड वाली भी, वेक्टर स्पेस वाली। तो यहाँ आप कहते हैं कि फिर वो स्केलर डिफाइन करते हैं आप फ्रॉम द फील्ड टू द वेक्टर स्पेस, अगर ये आप इसको भी कह दें तो वेक्टर स्पेस टू वेक्टर स्पेस। और के स्केलर लेते हैं और वी को लेके तो आप कहते हैं कि बाज़ लोग ऑर्डर पेयर के तौर पे लेते हैं, बाज़ उसको वैसे कह देते हैं कि ये बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस ये। और फिर वो 1 2 3 4 कंडीशंस होती हैं, आप कहते हैं जी ये वेक्टर स्पेस बन गई है इसलिए। लेकिन वो आपके सवाल के जवाब में कि वेक्टर स्पेस को अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन होना चाहिए, यानी कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन होना चाहिए। मैं यहाँ जो बता रहा था कुछ और थी बात। जी सर ये आपने कहा है कि अबिलियन ग्रुप में अंडर एडिशन है, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो मैं यहीं तो ये यहाँ पे कह रहा था आपको, यही तो मैं आपको कह रहा था कि ये देखें, आप फिर थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं इसको। यही तो मैंने यहाँ पे कहा हुआ है कि इसी आर के मिसाल के तौर पे आर लिया हुआ है समझाने के लिए। ये इसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं आर की, आर के मुख्तलिफ नाम हैं। यहाँ पे सेट है, ये फर्स्ट नंबर पे ये सेट है, तो और कुछ बात नहीं कर सकते आप। फिर यही सेट, यही रियल नंबर्स यहाँ पे मीट्रिक स्पेस है नंबर 2 में। यही आर जो है 3 के अंदर, इसको हमने वेक्टर स्पेस कहा हुआ है। तो वहाँ पे अब अगर ये करेंगे तो फिर आर इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आपको पता है, प्लस फिर उसके अंदर और प्रॉपर्टीज हैं, ये मैं इसको मिटा दूं। इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बल्कि कम्यूटेटिव अबिलियन ग्रुप है। तो ये जो 3 एनसेकल्ड रेड है, ये बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि इन्हीं चीज़ों के वही चीज़ है, वही आर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, उसकी मुख्तलिफ नाम है।
कभी वो वेक्टर स्पेस के तौर पे आप उसको देखते हैं, कभी उसको आप मीट्रिक स्पेस के तौर पे देखते हैं, कभी उसको आप ग्रुप विद रिस्पेक्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, कभी उसको सिर्फ ग्रुप देखते हैं, फील्ड उसमें नहीं आती है। यहाँ तो फील्ड हमने रखी हुई है ना, वहाँ फील्ड नहीं आती है, वहाँ पे सिर्फ उसका ये फील्ड है। ये फील्ड है। यहाँ इस बात को बहुत अहम है, ये समझने वाली बात है, जो उसमें थोड़ा सा मैंने टाइम लगाया, और सारे मैथमेटिक्स में यही होता है। अब आप जब डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे होते हैं तो आपको वो ये जिक्र नहीं करते कि ये वेक्टर स्पेस है या इनर प्रोडक्ट स्पेस है जिसके ऊपर ये लीनियर ऑपरेटर है, वो सीधी सीधी डिफरेंशियल इक्वेशन लेके उसके सॉल्यूशन निकालने शुरू कर देते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। वो ये भी नहीं बताते कि ये हमने जो लीनियर ऑपरेटर लिए हुए हैं डिफरेंशियल, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशियल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशियल्स है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है इट्स ए सम और मल्टीप्लिकेशन ऑफ, देखें ना आप जब मुझे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखवाएंगे आप में से कोई शख्स, कोई एक छोटी सी आसान सी। माम जुबैर आप हैं? जी सर। आप बताइए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन छोटी सी। सर बोलिए। रैंडमली कोई भी बोल दूं? जी कोई भी अंक बोल दीजिए। सर x dy by dx प्लस x डिवाइड बाई dx, x नहीं होगा भाई। सर एक सेकंड में आपको मेरे पास लिखी हुई है, मैं आपको दे दूं बताती हूँ। कोई और बता दे, अगर देखने वाला कोई जो जल्दी में बता सकेगा, कोई और बता दे। सर y प्राइम इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर एक सेकंड में मिटा दूं इसको जी। y प्राइम इक्वल्स टू 1 प्लस वाई प्राइम 1 प्लस वाई प्राइम जी वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वेयर, ये होगा ना। y प्राइम से मिलाते डेरिवेटिव। जी सर dy by dx। अच्छा, तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके कोई और है आपके पास और 2-3 टर्म्स और कोई जिसमें स्केलर भी हो यहाँ पे वाई स्क्वेयर के साथ, या स्केलर के साथ एक सेकंड 3, 4, 5, 7 कुछ इस तरह की चीज हो साथ लिखी हुई एज ए कोएफिशिएंट। आपने तो बुक नोट्स या बुक खोली होगी तो फटाफट बता दीजिए। जिसको ज़बानी को याद आ रही हो तो वो बता दे। सर y प्राइम इक्वल्स टू 1 प्लस 4 वाई स्क्वायर कर लें। 4 वाई स्क्वायर वाई स्क्वेयर। तो वो आप देखिए constant आ ये जो वो पता क्या करेंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे आपने बोली है वो लिख देंगे और इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। वो ये नहीं बताएंगे कि ये जो डेरिवेटिव है dy बाई dx है, फर्ज कीजिए ये, और 1 प्लस 4 वाई स्क्वेयर, तो वो ये नहीं बताएंगे कि जनाब ये पॉसिबल उसी वक्त उसी वजह से हुआ था कि 4 ये स्केलर है, ये ऐसे जैसे वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस में जैसे लिखते हैं हम 4 इज ए स्केलर और वाई स्क्वेयर इज ए वेक्टर। या यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ अगर 3 लिखा हो वो भी लिख सकता है कोई शख्स, तो उसमें भी ये हो गया, लेकिन उन्होंने वेक्टर स्पेस का जिक्र ही नहीं किया होगा। ये मुमकिन तब था, ये जो मैं रेड में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मुमकिन तब था क्योंकि ये सारा इस जो कुछ भी है वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बिहेवियर को इस्तेमाल कर रहे हैं, dy बाई dx डेरिवेटिव का ये जो कर रहे हैं वो इस्तेमाल, वो पॉसिबली उस वक्त था
कि जब आप कह सकें कि दो डेरिवेटिव को ऐड कर सकते हैं, एक डेरिवेटिव को दूसरे से निकाल सकते हैं और इस तरह से एक डेरिवेटिव को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे इस केस में 3 से किया हुआ है वगैरह वगैरह। ये सारा मुमकिन तभी था जब वो ये जो वो वेक्टर स्पेस के ऊपर कर रहे हो। वेक्टर स्पेस का वो जिक्र भी नहीं करते, कहते लेट दिस बी। बाज़ औक़ात जब आप एमफिल या पीएचडी के लेवल पे जाते हैं उसको कहेंगे जी ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली इंटीग्रल, एक खास किस्म का इंटीग्रल है। ओके, तो इंटीग्रल जो है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, डेरिवेटिव भी ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफाइन किए जाते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये गो के आप लीनियर ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं। आपने एफएससी में भी पढ़े होंगे इंटीग्रल्स के साइन के तौर पे ऐसे इंटीग्रल निकाला आपने, डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल्स निकाले आपने ऐसे, और आप फंक्शन होता है यहाँ पे और लेट से डी एक्स के साथ डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको पता है कैसे निकालना है और क्या करना है। ये जो चीज़ें सारी की सारी हैं, ये बजाते खुद हम उस लेवल पे ये नहीं बताते कि ये जो साइन है दैट इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन जो है इट इज़ लीनियर ऑपरेटर, उसको नहीं हम कहते। और ये लीनियर ऑपरेटर जो हैं ये सारे के सारे किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफाइन किए जाते हैं, वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफाइन किए जाते हैं, उसका जिक्र भी नहीं करते, वो उसकी डेफिनेशन हमें आती ही नहीं है एफएससी लेवल में। हम सिर्फ डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, मामूली से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। हमें ये बताया जाता है कि डेरिवेटिव जो है वो निकालने हो तो पार्शियल फ्रैक्शन, बाज़ औक़ात पार्शियल फ्रैक्शन उसकी जरूरत पड़ जाती है, बाज़ औक़ात उसको मेथड्स की, ताकि उसको हम स्प्लिट कर सकें। हम बाज़ औक़ात को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चले जाते हैं, आर थीटा लगा के तो उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू आर थीटा, वहाँ आसान हो जाती है वो जिसको हमने डेरिवेटिव लेना है या इंटीग्रेशन लेनी है जिसकी। इसी तरह से हम बाई पार्ट्स कर लेते हैं वगैरह वगैरह, तो मुख्तलिफ मेथड्स हैं। तो हमारा एम्फेसिस जो होता है वो इन चीज़ों की तरफ होता है कि हमने डेरिवेटिव कैसे निकालना है। हमें ये नहीं बताया जाता कि डेरिवेटिव बजाते खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक लीनियर ऑपरेटर है, और वो उसकी वजह से वो जिस चीज़ के ऊपर अप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव वो एक वेक्टर स्पेस है। और वेक्टर स्पेस क्या होती है वो उस लेवल पे नहीं करते आप। वो जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं, बीएससी एफएससी वगैरह से निकल के एमएससी में आ जाते हैं, पीएच एमफिल कर रहे हैं, तो फिर आप मुख्तलिफ और बातें उसमें ले आते हैं। मसलन मैं एज ए अलजबराइस्ट शायद मैं ज़्यादा बखूबी बात कर सकूं वेक्टर स्पेसेस के बारे में, फील्ड्स के बारे में, और बता सकूं कि ये क्यों पॉसिबल था कि इस इंटीग्रल का या इस डेरिवेटिव का को हमने इस तरह से हल कर लिया है, या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि कम्बिनेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनती तब है जब उसके अंदर स्केलर हो। ये मल्टीपल आ गया ना, इसका साथ 3 आ गया है, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ 4 को 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस ऑल, और जमा का निशान भी आगे बीच में 1 + 4y²। ये मुमकिन ही उस वक्त था जब वो वेक्टर स्पेस के अंदर रह के सब कुछ हो रहा है। अगर वेक्टर स्पेस ना होती तो एडिशन कहाँ से आ जाता, स्केलर कहाँ से आ जाता, ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती थी, आपको इजाज़त ही नहीं थी। तो मैं यही अर्ज कर रहा था यहाँ पे कि ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन, ये आपस में इनका ताल्लुक होता है। आपको बाज़ औक़ात जिक्र करते हैं हम लोग, बाज़ औक़ात हम जिक्र नहीं करते। इसलिए ये ना समझिए कि टोपोलॉजी कोई अलग चीज़ है और वेक्टर और लीनियर अलजेब्रा अलग है और ग्रुप थ्योरी अलग है और डिफरेंशियल इक्वेशंस कोई अलग चीज़ें हैं। नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें आपस में बहुत मजबूत तरीके से, बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये आपस में इनका ताल्लुक होता है। हमारे चूँकि हर चीज़ बाज़ औक़ात इल्म इतना है कि वो ज़रूरत नहीं कर, हमारी तवज्जो किसी और तरफ होती है तो हम उस डायरेक्शन में चले जाते हैं कि हमने सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है, हमें क्या ज़रूरत है बाकी बातें देखने की। हम सीधा सीधा अगर आपको मैं ये दे दूँ एक ये मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि जी आपके पास ये सिलसिला है, फ़र्ज़ कीजिए, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट आई कैन हैव ईजी स्पेस, कि आपके पास ये होगा ax² है मसलन, एक फंक्शन है, और मैं कहता हूँ जिसका डेरिवेटिव लेके df/dx निकालें। तो अब ये बड़ा आप सीधा सीधा बगैर किसी बात के सोचे हुए कि ये क्या है, ये स्केलर है और ये वेक्टर है, आप ये नहीं देखते, आप इससे देखते ही नहीं, सोचते नहीं, आप सीधे सीधे उसको ax² को करते हैं कि मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, इसको a को भी मिटा देते हैं हम, 2a आ जाएगा और फिर x आ जाएगा,
ये डेरिवेटिव आपका आ गया DFF DF x के निस्बत से। आपने कहीं नहीं बात की कि ये कैसे आ गया था, ये स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड है, ये वेक्टर स्पेस होगा तो ऐसे मुमकिन है। यही जरूरत नहीं पड़ी आपको, आपने सीधा सीधा जो फार्मूला लगा हुआ है, फार्मूला यही है कि इसकी पावर से एक निकाल देंगे और उसको कोएफिशिएंट बना देंगे। ये मेथड है। इसीलिए हमें ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं कि इसमें ज़्यादा टेक्निकल बातें नज़र नहीं आपको आती हैं। कहते हैं मेथड आ गए, हमें पता है डेरिवेटिव कैसे निकालना है, आप बड़े आसानी से गौर फिक्र किए बगैर आप निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन निकालनी हो तो आपको पता है कि फंक्शन की GA की इंटीग्रेशन क्या होगी कि G रेज टू द पावर, अगर n है तो n+1 हो जाएगी और ये आ जाएगा, उसका इंटीग्रल आ जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा उसका। तो ये मेथड है। वो मेथड्स जिस मैथमेटिक्स के हिस्से में ज़्यादा फार्मूले आए, जो नई मेथड्स आए, जहाँ पे टेक्निक्स का पता हो, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हो तो उनके मेथड्स मौजूद हैं, जैसे मैंने बहुत सौ के नाम ले लिए। तो वो या सीक्वेंस सीरीज आ रही हैं तो आप उसमें इस्तेमाल करते हैं जी। कॉशीज़ रूट टेस्ट आ गया, रूट टेस्ट आ गया, कॉशीज़ मेथड आ गए, कॉशी के बहुत सारे मेथड्स हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में बात करते हुए। और ये चीज़ें तो वो मैथमेटिक्स का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको आप बखूबी समझ सकते होंगे, या उसके अंदर आप बहुत सी टेक्निक्स आपको आती होंगी और उनको इस्तेमाल करते हुए आप अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। लेकिन बुनियाद वो ही है कि ये जो कुछ भी आप इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वगैरह वगैरह कर रहे थे, ये जिस स्पेस के आप अंदर हैं उसका पता होना भी ज़रूरी है जब आप हायर लेवल पे जाते हैं। हायर लेवल पे जाते हैं और आप समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये क्यों ऐसा मुमकिन था। जो हायर लेवल का मैथमेटिक्स है उसके अंदर फिर प्रॉब्लम पड़ती है। जब आप कहते हैं हमें एप्लीकेशन दिखाएं, एप्लीकेशंस हायर मैथमेटिक्स की बताना मुश्किल इसलिए हो जाता है कि आपका वो लेवल नहीं होता, तो वो आपके लेवल पर आने के लिए हायर मैथमेटिक्स से बहुत सी चीज़ों को जब हम नाम लेंगे बताएंगे आपको समझ नहीं आएगी। तो आप कहते हैं जी फिर तो ये एप्लीकेशन कोई नहीं, एप्लीकेशन तो होती हैं। लेकिन मैं बताऊं कि जी आपने एक दीवार है आपके पास, फर्ज कीजिए यू हैव दीवार है आपके पास कमरे की, और आपने उसको पेंट करना है। आपका एक पेंट ब्रश बना हुआ है इस तरह का, और इसके ये ब्रश है, इसके बाल है ये बने हुए। तो आप कहते हैं कि जी ये फाइबर बंडल है जी, और हम इसको जब पेंट के अंदर डिबोते हैं और ब्रश से लगाते हैं तो वो पूरी की पूरी एक स्ट्रिप पेंट हो जाती है। मसलन आपने ग्रीन कलर करना है तो वो पूरी की पूरी जो आपके पास ये है वो ब्रश है, वो पूरा के पूरा ब्रश उसको ग्रीन ऐसे ले जाएगा। लेकिन ये जो मैं इसको ज़रा बड़ा कर दूं, ये जो ब्रश ने एक लंबी सी पट्टी, अगर 4 इंच का ब्रश है तो 4 इंच का उसने इसको पट्टी से ऐसे बना दी है, 4 इंच की पेंट की, और 4 इंच की इसी तरह से वो करता चला जा रहा है और फिर आपकी सारी दीवार। ये जो 4 इंच की उसने बनाई है, ये ब्रश के जो बाल हैं, ब्रिसल्स, ये जो है उनके एक एक के साथ एक एक लाइन ड्रा हुई हुई है, और वो इकट्ठी इतनी करीब करीब हुई हुई है कि आपको वो लाइन नज़र नहीं आती, बल्कि पूरी की पूरी वो सरफेस एक नज़र आता है। अब हम अगर उसको हाइपर मैथमेटिक्स के बारे से देखें तो ब्रश जो है वो फाइबर बंडल है, और डिफरेंशियल मैनीफोल्ड है वो सरफेस। वो जो 4 इंच की पट्टी उसने पेंट ग्रीन रंग की नज़र आपको आएगी, वो 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 आ, आ, वो है क्या कहेंगे उसको, अभी कह रहा था मैं, वो एक सरफेस है। अब वो सरफेस होने के नाते से वो बहुत सी चीज़ें हैं, उसके नाम डिफरेंशियल मैनीफोल्ड है वो। तो ये आपने पढ़ा ही नहीं है कि डिफरेंशियल मैनीफोल्ड क्या होता है, उसके अंदर का क्या क्या चीज़ें हैं। आपने वो पढ़ा ही नहीं है कि ये फाइबर बंडल है, कर्व्स ये बन रहे हैं, ये स्मूथ कर्व्स बन रहे हैं, और लेकिन आपको तो सिर्फ वो ब्रश नज़र आ रहा है, और पेंट में डुबो के आपने 4 इंच की वो एक पट्टी बन गई है, फिर 4 इंच की दूसरी और 4 इंच की दूसरी, और आपने कर दिया है।
अब हम हायर मैथमेटिक्स इस्तेमाल करें तो उसमें बड़ी कैलकुलेशन आएंगे, हम बता देंगे जी दीवार जो है वो 10 बाई 20 फुट की दीवार है और उसके ऊपर 4 इंच का अगर वो हो आपका ब्रश, और उसको अगर पेंट में आप डुबोएं और वॉल को करें तो इतना पेंट चाहिए आपको, उसके लिए कैलकुलेशंस करेंगे और बड़ी टेक्निकल किस्म की होंगी, फाइबर बंडल्स आ जाएंगे, डिफरेंशियल ज्योमेट्री आ जाएगी, डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाएगी, वगैरह वगैरह करते कराते आपने वो निकाल लिया। लेकिन वो इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स है और फिर आप कहते हैं यार ये इतना मैथमेटिक्स मैंने क्या क्यों था। सिंपल मैथमेटिक्स अगर मैं लगा लेता कि 4 इंच का है, 4 इंच की वो पट्टी बनाता चला जा रहा है, और एक मेरा तजर्बा है कि एक डिब्बा जो है वो इतने उसमें से डिप्स निकलेंगे और इतने वो 4 इंच की पट्टी इतनी बन जाएगी। तो वहाँ अनपढ़ आदमी जो पेंटर है वो आपको बता देगा ये दीवार है जिसके लिए आप 2 डिब्बे ले आए जी, इस 1 लीटर के 2 डिब्बे ले आए। उसको मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं होती है इतना कॉम्प्लिकेटेड किस्म का। बैन इसी तरह से जो मैथमेटिशियन है वो हायर मैथमेटिक्स को करते हैं किसी और वजह से। आप हायर मैथमेटिक्स को कहते हैं कि जी इसको हम इस्तेमाल करें आम दुनिया में, यस हो सकता है, लेकिन वो कहते नहीं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें तो आम छोटी छोटी बातें काफ़ी हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, आप तो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं तो उसमें अपने डेरिवेटिव निकाल लिए, उसके 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 अंदर मुख्तलिफ मेथड्स हैं आसान से, वो इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन निकाल लेते हैं और इंटीग्रल्स भी निकाल लेते हैं आप। इसलिए आप लोगों को वो अच्छा भी लगता है कि क्योंकि आप कहते हैं जी वो उसकी एप्लीकेशंस है। उसकी एप्लीकेशंस नहीं है एक्चुअली, वो उसके पीछे जो वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, जो मीट्रिक स्पेस है, वो कार फरमा है। अगर वो ना हो तो वो मैथमेटिक्स रियल मैथमेटिक्स है। बाकी तो आप चाहे मैथमेटिक्स के आदमी हों या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, आप वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व की हुई मिल जाती हैं, आप के पास मेथड्स हैं। आप क्यों बार बार डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं जब मेथड मौजूद है? तो आपको तो कंप्यूटर दे देता है मेथड को, तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का इस ऑर्डर की, इस डिग्री की अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट मच प्रॉब्लम। तो उसमें इतनी ज़ोरदार किस्म की मैथमेटिक्स दिखाने की और बात करने की क्या जरूरत है? बार बार मेथड्स ही देखने ना आपने, उसमें सारी की सारी अप्रॉक्सीमेशन है। अप्रॉक्सीमेशन फिर आप मुख्तलिफ है जी, ये इसमें आजकल वो डिफरेंशियल इक्वेशन में बड़ा रवाज पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में भी होमोटॉपी इस्तेमाल करते हैं। अब होमोटॉपी इज ए ब्रांच ऑफ टोपोलॉजी। होमोटॉपी इज ए ब्रांच ऑफ टोपोलॉजी। तो पहले आप होमोटॉपी पढ़ते हैं इसी सब्जेक्ट किसी लेवल पे जाके, और फिर वो आप जब अगर आप पीएचडी करें, एमफिल करें, तो फिर आपको वो बताएंगे कि जी ये एक होमोटॉपी का मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो वो भी इस्तेमाल कर लें। तो ये सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड है, नंबर 1। इस सारी डिस्कशन का जो मकसद है वो ये कि ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपस में इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। कनेक्शन हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, यानी डेप्थ में अंदर भी मिलते हैं और सरफेस के ऊपर भी मिलते हैं। सरफेस के पीछे, ऊपर नीचे 2 सरफेस जुड़े हुए मिसाल के तौर पे, एक के ऊपर दूसरा सरफेस है, बिल्कुल वो भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 2 सरफेसेस, 2 चीज़ें साथ साथ पड़ी हूँ, और वो जब आप कहते हैं कि जी ये जो आर है जिससे बात शुरू हुई थी, ये जो आर है आपके पास, ये जो रेड में मैं लिख रहा हूँ ये आर, ये बहुत कुछ है, इसके मुख्तलिफ नाम हैं और सारी खूबियाँ इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन आप बाज़ औक़ात एक ही उसका नाम लेते हुए बता रहे होते हैं कि मैंने यही प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करनी है, मैंने बाकी की इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं इस्तेमाल नहीं करनी मुझे। लेकिन कोई रोक नहीं रहा, हायर मैथमेटिक्स में जाके कोई रोकता नहीं आपको। जितना भी नॉलेज हो इसके बारे में वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहें जी चूंकि ये ग्रुप भी है, चूंकि ये वेक्टर स्पेस भी है, चूंकि ये टोपोलॉजी भी है, तो मुझे ये सारों की ज़रूरत है, और मैं जहाँ मुझे टोपोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर से मैं वो भी इस्तेमाल कर लूँगा या कर लूँगी, और जहाँ मुझे वेक्टर स्पेस के तौर पर इसको देखना है मैं वो भी कर लूँगी और कर लूँगा। इस तरह से बात चलती है। वो आपकी समझ बूझ के ऊपर है, वो आपकी ज़रूरियात के मुताबिक है। तो ये इसको मैथमेटिक्स को डिवाइड कर देना मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ने के लिए तो ज़रूरत है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि नॉलेज इतना ज़्यादा है, हम जब तक उसकी कंपार्टमेंटलाइजेशन ना करें हम उसको काबू नहीं कर सकते। वो इतना बड़ा नॉलेज है, समंदर है, तो उसमें से तो थोड़ा सा पानी भी आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे लेते हैं, पूरा के पूरा तो मुमकिन ही नहीं है कि उसको स्टडी करें इस तरह से या इस्तेमाल में लेके आए।
तो ये मैथमेटिक्स की पूरी जो बड़ी पिक्चर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो जहन में ज़रूर रखिए, ताकि आपको पता हो जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें उनकी अफादियत है, उनका एक मकसद है। अगर आपका उस्ताद आपको नहीं बता पा रहा, या वो ज़रूरत नहीं समझता बताने की, या उसको खुद भी कोई इतना पता नहीं है, उसने गौर नहीं किया हुआ, वो सिर्फ मेथड के उसको आते हैं और कुछ चंद डेफिनेशंस आती हैं, तो वो और बात है, वो तो इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात है, सुनने वाले की भी और सुनाने वाले की भी। चलिए लेट्स गो बैक टू ओपन सेट्स। अगर आपका कोई इस पे सवाल है तो पूछ लीजिए कि जी मैं क्लियर नहीं हुआ, या आज कुछ थोड़ा सा हमें पता चला है कि ये हम इतने सारे नाम और इतने सारे कोर्सेज जो करते हैं इनका क्या मकसद है। एक सेमेस्टर में वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, दूसरे सेमेस्टर में आप टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं और ग्रुप थ्योरी, तो ये अलग-अलग सिद्धांत तो आपको आ रहे हैं, लेकिन ये बड़े वेल कनेक्टेड है। आप इसी कोर्स में देखेंगे कि टोपोलॉजी पढ़ते पढ़ते फिर आप ग्रुप थ्योरी पे आ जाएंगे, फिर आप देखेंगे टोपोलॉजी और ग्रुप थ्योरी आपस में किस तरह से ज्योमेट्रिकली लिंक्ड है। वो वैसे भी बहुत और जगहों से भी लिंक है, लेकिन उसका एक लिंक बता पाएंगे हम बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड ब्रीदिंग स्पेस, सो टू स्पीक। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो। एक्सक्यूज मी सर। जनाब, सर ये जो ओपन सेट और क्लोज सेट हम पढ़ रहे हैं, क्या इसकी ग्राफिकल हमको कुछ कर सकते हैं, यानी ग्राफ्स के तौर पे हम डिफाइन करें? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं अभी बता देता हूँ आपको, अभी एक एग्जांपल कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल होता है, हर चीज का ग्राफ बना सकते हैं आप। जब आपने ये कहा कि आप मीट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि ये मीट्रिक स्पेस आर है, फर्ज कीजिए ये जो मैंने लिखा हो यहाँ पे, आर, लेट आर बी द यूजुअल मीट्रिक स्पेस। तो आर क्या है, वही तो मैं बता रहा था आपको। आप आर आपके पास एक रियल लाइन है, तो क्या रियल लाइन के अंदर कुछ चीज़ ड्रॉ नहीं की जा सकती? और अगर आपके पास रियल लाइन नहीं है, रियल लाइन को अगर आपने क्रॉस कर लिया हुआ है, यानी रियल लाइन को आपने एक रियल लाइन और एक रियल लाइन, ये दो हैं आपके पास रियल लाइंस, इनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया हुआ है, तो अब आप, ये भी टोपोलॉजी है, मैट्रिक्स स्पेस है, आर इज ए मैट्रिक स्पेस, अभी लिखा है यूजुअल मैट्रिक स्पेस। तो उसके अंदर यूजुअल मैट्रिक स्पेस का मतलब है कि उसमें डिस्टेंस फार्मूला आ गया, जो आपके दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने वाला जो है वो इसका मीट्रिक है, तो आप इसको ड्रा कर सकते हो ना भाई। आर जो हुआ, तो आर क्रॉस आर जो आपका प्लेन है, तो प्लेन में तो आप ड्रा ही करते रहे हैं, एफएससी से लेके मैट्रिक्स से लेके अब तक। आप कहते हैं जी वाई इज इक्वल टू एम एक्स है, तो आर भी था ना ये, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन, ये इंटरसेप्ट है, तो फर्ज कीजिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो सी है और एम उसका स्लोप है और वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, ये टोपोलॉजी के अंदर भी आ सकती हैं और मीट्रिक स्पेस के भी अंदर। ठीक है, ओके, मैं भी मिसाल दे दूंगा कंक्रीट किस्म की। लेट आर बी दी यूजुअल मीट्रिक स्पेस that is real line, then this is well known ओके। तो उसमें यह है कि ये बड़ा अहम लिखने लगा हूं मैं, जो चीज रखने लगा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज वेल नोन दैट मेरे लिए ये चीजें बहुत अहम है, दैट the fundamental concepts
fundamental concepts like continuity, convergence, differentiability, etc. और बहुत सी चीजें are describable, ये यार गलत हो गया इसका, describable in terms of open intervals in R या of R. Therefore, we need to define need to define the concept of openness. Open. ये फिर इसमें से अंग्रेजी खराब हो जाएगी. Of an, ये मैंने क्या कर लिया. Therefore, we need to define the concept of an open set. ओपन सेट. ये पहले बड़ा अहम है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका माइंड सेट हुआ है और उसकी वजह पढ़ाने वाले हैं अक्सर, और बाज़ किताबें लिखने वाले जो लोग हैं वो भी बस पाकिस्तानी भाई बहन हैं, वो भी अजीब से लोग हैं कि इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते, और फिर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़हन में उनके ये आ जाता है कि जो हमें बस फार्मूला बताया जाए और बताया जाए कि टेक्निक फार्मूला के कैसे इसका सलूशन निकालते हैं, और हमारे जो पढ़ाने वाले हैं वो बजाय टीचर बनने के या लेक्चरर्स बनने के वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन जाते हैं, वो ट्यूटर बन जाते हैं. ट्यूटर का काम क्या है? कहते हैं बड़ा अच्छा है जी, क्लास में आया, प्रॉब्लम नंबर वन लिखी या एग्जांपल नंबर 1 लिखी, पहले लिखा प्रॉब्लम, फिर लिखा सॉल्यूशन, और फिर वो शुरू हो जाते हैं प्रूव करने. वो बताते हैं कि 2x2 मैट्रिक्स क्या होती है, या फिर बताते हैं कि 2x2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. फिर अगला क्वेश्चन आएगा 3x3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3x3 मैट्रिसेस हैं उनको कैसे करेंगे. वो बता देता है जी कंपैटिबल हों रोज और कॉलम इसकी और उसकी बराबर हों, तो फिर उसके बाद हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे. वो पूरी क्लास में वो सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर रहा है रोज को और कॉलम्स को पॉइंट वाइज, और सॉल्यूशन निकालता रहता है. तो वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करता हुआ चलता चला जाता है. ये हमारे प्रॉब्लम है मशरक की, ईस्ट में ये प्रॉब्लम है, और ईस्ट में भी इंडिया और पाकिस्तान में ये बेइंतहा है, क्योंकि इसके पढ़ाने वाले को बस इधर ही तवज्जो रही, और नतीजा ये हुआ है कि हम अपने अंदर इस माइंडसेट से निकल ही नहीं पाए, ना पढ़ाने वाले
ना पढ़ने वाले। वो ट्यूटोरियल्स बन के रह गए, जो उस्ताद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्यूशंस करवाए तो वो कहते हैं जी ये बड़ा उसका समझ आती है जी। वो इतनी दफ़ा करता है कि पता चल जाता है कि मैट्रिक्स, हालांकि वो जो यूरोपियन स्टाइल है या अमेरिकन स्टाइल है वो ये है कि वो सारी वो तरक्की कर गई इसी वजह से कि वो एक आया उसने कहा जी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो ये बता देगा आपको। बाकी वो आपको कहेगा जी आप खुद जाके दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने बताया किस तरह से करना है कि ये रो है ये कॉलम है और इसको आपने इस तरह से पॉइंट वाइज करके जमा करना है और वो एक पॉइंट बन जाएगा, मैट्रिक्स का एक एंट्री बन जाएगी। वो मैंने समझा दिया आपको। अब आप इसको जाकर खुद से करें, आप उसको खुद करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारे मशरक में या ईस्ट में, ये जो इंडिया पाकिस्तान में ख़ास तौर पे क्या होता है, नहीं जी वो बंदा टीचर बताएगा क्लास के अंदर कि कैसे 2 बाई 2 को कैसे मल्टीप्लाई, पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है ना 7 क्वेश्चंस की जो किताब के चैप्टर के पीछे होगी वो एक इसी चक्कर में होगी कि जनाब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशंस निकालें। वो क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद डिफरेंट वैल्यूज, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है, 3 में भी वही है, और 10 क्वेश्चन है तो 10 की 10 क्वेश्चंस एक ही तरह के हैं, वही फार्मूला लग रहा है और आप बार बार वही एक चीज कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं रेपिटेटिव कैलकुलेशंस। मैं कहता हूँ रेपिटेटिव कैलकुलेशन, वही वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। आपको तो समझ तो आ गई हुई है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके ये 2-3 मेथड्स हैं, इससे आप फार्मूला लगा के या अदरवाइज आप उनके सम और मल्टीप्लाई करके आप उनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 2 मेथड हैं बुनियादी तौर पे, और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब 10 निकाल रहे हैं आप, वहाँ पे कुछ आसान होंगी कोई मुश्किल होंगी, लेकिन आपने रेपिटेशन की है। क्या सीखा है आपने? वही चीज़ ना जो उस थ्योरी में एक चीज़ थी कि फार्मूले को कैसे फार्मूला दे दिया और जनाब उसके अंदर वैल्यूज ठोंसते चले जाएं और सॉल्यूशन निकालते जाएं, या फैक्टराइजेशन करते रहें, 2 फैक्टर्स में वो तक बढ़ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आप उसके सॉल्यूशन निकालते चले जाएंगे। पूरे 1 घंटे में आपने वो बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं और आप तारीफ भी करते हैं एक दूसरे के, बड़ा अच्छा हो गया जी आपने 10 क्वेश्चंस कर हमारे उस्ताद ने करके दे दिए, मुझे करने की क्या जरूरत है, और उसी में से सवाल आ जाएंगे। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, सिर्फ ये कि आपकी आसानी कहते ठीक है जी हम ध्यान देना है, हमने डिग्री लेनी है, नौकरी तो हमें मिलनी है सिफारिश से या मिलनी नहीं है तो खामखा ऐसे वक्त ज़ाया करने बैठे तवज्जो कहीं और है। और फिर वो ये माइंड सेट हुआ हुआ है हमारा जो हमें प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट रियलाइज कि वी वेस्ट टाइम ऑन रेपिटेटिव एक्सरसाइजेस। नाउ वी गो फॉर अ डेफिनेशन हियर। तो ये जो पैराग्राफ्स है ना ये बड़े अहम होते हैं। इसमें बताया गया है कि कॉन्सेप्ट्स ये जितने भी हैं ओपन सेट के साथ लिंक्ड हैं वो यही है, डिफरेंशिएबिलिटी है, कन्वर्जेंस है, कंटिन्यूटी है, कन्वर्जेंस है। जो चीज़ें आप कहीं एफएससी में पढ़ के आए थे, कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस, या आप कहते हैं जी इसको ये डिफरेंशिएबल है, ये कंटिन्यूस है, ये तीनों चारों चीज़ें आप जब पढ़ते हैं तो वो बगैर ये रियलाइज़ किए हुए अब आ जाके आपको बताया जा रहा है कि ये इसके पीछे जो कह जा रहा है स्टेज होती है। आप मेंटल स्टेज वो आएगी जब आप ये बातें समझ पाएंगे तो आप उसी वक्त पढ़ाएंगे ना आपको। तो अभी टोपोलॉजी पढ़ा रहे हैं, फिर म्यूचुअल स्पेसेस, फिर गुड थ्योरी, तो आपको पता चल रहा होगा कि अच्छा जो हमने पहले पढ़ा हुआ था उसके पीछे जो सारा काम हो रहा था अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के अंदर, वो इन स्ट्रक्चर्स की वजह से है, इन कॉन्सेप्ट की वजह से है। तो definition of the open set is necessary. Let X be a metric space with metric T. For any x नॉट पॉइंट है, एलिमेंट है x का, and any real number r
देखिए ना, अब आर में है, अब बेसिकली आर में आए हुए हैं, रियल नंबर आर जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता। वी कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ एक्स, ये सबसेट है एक्स का, और वो क्या है, एस आर एक्स नॉट is equal to x from x such that distance between x and x naught is less than r. That is the definition of open set. ये कॉमा है भाई, ये आप कहीं इसको x1 ना समझिएगा, this is basically a comma. All right. And the subset SR, then SR x naught is called an open sphere for IM concept with radius r and center x naught. Example. सर ये जो सेंटर है ये टपल्स के फॉर्म में नहीं होता जी, किसके किससे? सर ये सेंटर जो होता है ये टपल की फॉर्म में नहीं होता, यानी ऑर्डर पेयर डिपेंड करता है आप ऑर्डर पेयर में हो कि नहीं हो, आप किस स्पेस में हो उस पर डिपेंड करता है ना। आपके सवाल के जवाब में यस भी है और नो भी है। यस इसलिए कि अगर आप आर क्रॉस आर में हैं तो जाहिर है कि वो जिसको आप टी यू पी टपल कह रहे हैं, टुपल जो है वो टू टपल है ना, टू टपल तो है, बिल्कुल है, इसमें ऑर्डर पेयर होगा, और अगर सिर्फ आर है तो नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा, डिपेंड करता है क्या है। जी बिल्कुल, तो ये जो आपकी बात सही है, सेंटर एक्स नॉट है, ये डिपेंड करता है कहाँ पे है। एक्स नॉट को हमने लिख तो दिया है, लेकिन एन मुमकिन है, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है, मुमकिन है एक्स नॉट ऐसा हो, ए बी हो, ऐसा फॉर्म का हो, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि ये दिस बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, अगर इसमें बिलोंग करेगा तो यकीनन वो इस तरह का होगा, तो इसे में वो मुमकिन है। अगर आप आर का अगर वो करते हैं आप कि जी नहीं ये तो मैं ले लेता हूँ, स्पेस जो है वो मैं ये ले लेता हूँ, स्फीयर की वैसे यही होती है, तो फिर तो यानी रियलिटी में ये होती है, इसीलिए मैं कह रहा था स्फीयर है तो एबीसी होंगे ना, तो फिर वो एसीपी है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, फिर वो ये ABC वगैरह वगैरह होंगे, क्योंकि आपकी स्पेस ये है, तो इट डिपेंड अपॉन द स्पेस, इट डिपेंड अपॉन द स्पेस। और अगर आपने सिर्फ आर लिया हुआ है तो फिर
वो आपको पता ही है, वो मैं उसके लिए एक ही होगा फिर। जी सर। हाँ, तो स्पेस पे डिपेंड करता है, स्पेस पे डिपेंड करता है। आर है, आर क्लास आर है, आर ट्रिपल है, ये तो अमूमन हमारी इधर हम रियल वर्ल्ड में अगर आप आएंगे तो फिर यही रह जाता है, और क्या रह जाता है, और तो बाकी तो ना ये रहता है ना ये रहता है, दोनों, ये दोनों ही नहीं है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना फिर। ये तो हम सिर्फ डिस्कशंस के लिए थ्रू ट्रांसफॉर्मेशंस एक स्पेस से दूसरी स्पेस में चले जाते हैं। इन रियलिटी जो स्पेस है वो R3 है, और तो कोई है ही नहीं। बातें फिर हम करते रहते हैं समझाने के लिए, और वो है भी, मतलब वो देयर इज ए लॉजिक बिहाइंड। एक होता है मैथमेटिकल रियलिटी, मैं इनको कहता हूँ मैथमेटिकल रियलिटीज। वो बड़ा बहुत लंबा टॉपिक है। एक ज़माने में मैंने इसके ऊपर सेमिनार दिया था मैथ्स डिपार्टमेंट में, जब वहाँ मैं मैथ्स डिपार्टमेंट में उस वक्त मेरे ख्याल में मैं चेयरमैन था शायद मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का, तो कायद यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। वो सारी ज़िंदगी यही गुजरी है ना एक्चुअली, तो वो मुझे याद है। अगर कभी मौका मिला तो करेंगे। ये कहते हैं ना, इस किस्म के मौज़ूआत पे मुख्तलिफ लोगों को सेमिनार्स देने चाहिए, और आप लोग फ़ारग वक्त में मुख्तलिफ सेमिनार्स पढ़ें अपने अपने इंटरेस्ट के, तो एक आपके ऊपर असर आता है इन चीज़ों का। यानी सुबह से शाम तक आप अगर क्रिकेट देखते रहेंगे तो फिर क्रिकेट का असर आएगा ना आपके ऊपर, और अगर आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, और किताबें पढ़ रहे हैं, तो वो जो दुनिया बनती है आपकी मैथमेटिक्स की या फिज़िक्स की या केमिस्ट्री की, जो भी समझे, फ़िलासफ़ी की, हिस्ट्री की, तो वो इल्म की दुनिया जो है वो फिर वो आप उसके अंदर बहुत कुछ सीखते हैं। बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें यही तो गहमा गहमी है, यही तुम्हारे सोशल वहाँ पे सेटअप ही है। यूनिवर्सिटीज़ बाकायदा एक छोटा सा शहर होती हैं, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कहीं डिस्कशन हो रही है, खाने पे बैठे हुए हैं, वक्त आ गया चलो यार खाना खाते हैं जाके, वो खाना खाते हैं, साथ वो वहाँ पे मैथमेटिक्स की बात हो रही होती है। अगर मैथमेटिक्स के लोग हैं, वहाँ फिजिक्स से बैठा हुआ तो कहते नहीं यार ये मैं इसको ऐसे देखता हूँ फिजिक्स के वाले से, वो कहते नहीं है उसके पीछे मैथमेटिक्स ऐसे है। तो यू एंजॉय टॉकिंग टू, बड़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हो रही हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे लगता है जैसे जान छुड़ा रहे हैं पढ़ाई से, इल्म से हम भाग रहे हैं, मजबूरी है हमारी, दिखा स्टार्ट हुए हुई सारी कौम। वो एक दुनिया होती है, सेमिनार्स हो रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं आप, डिस्कशन हो रही हैं, कलोकियम्स हो रहे हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, फंक्शंस आपके हैं वैसे ही आप, और वहाँ पे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के अगर फंक्शन होंगे तो वहाँ एन मुमकिन है कि मैथमेटिक्स की बात ही हो रही हो, वगैरह वगैरह। हमारे तो ताल्लुक हम तो बिल्कुल बच्चों जैसे, MSc के स्टूडेंट्स हैं, MSc BS के स्टूडेंट बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं, बच्चियाँ बिहेव करते हैं हम लोग, इमेच्योर और अंडर एज हम बिहेव करते हैं। एनीवे लेट, तो एग्जाम्पल उसकी देखते हैं। एक तो ये है कि हम मीट्रिक स्पेस R लेते हैं, कंसिडर R, मैं लिखता आता हूँ उसमें, एंड लेट कंसिडर, मैं लिख दूँ इसको कंसिडर R and let x not is equal to 1. अब ये ट्रिपल नहीं है, एंड क्योंकि R है ना, सिर्फ एक R है, एंड R को हम हाफ ले लेते हैं, तो फिर S R क्या होगा, S देन S R हाफ यहाँ आ जाएगा, और ये 1 यहाँ आ जाएगा। देखो मैं वो कर रहा हूँ, ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हालांकि नहीं करनी चाहिए, लेकिन 12 एक कर लेते हैं। तो ये क्या है आपके पास, दिस विल बी बाय डेफिनेशन it contains all those elements such that distance between x and 1 is less than half or equal to half, नहीं बल्कि इक्वल भी नहीं है, इसको निकालना चाहिए। ये आ गया। आप लुक एट दी डेफिनेशन हेयर, ये जो मैं आप देख रहे हैं, ये लेस देन इक्वल नहीं है, लेस देन इक्वल नहीं है। ओके, तो आपके पास ये आ गया।
अब इसमें x की वैल्यू देते जाएंगे तो क्या आता जाएगा, तो ये दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू, इसकी शक्ल ये बदल रही है, x all those elements, all those real points, real numbers which satisfy this condition. इसको फिर हम वो FSE के अंदाज से लिख लेते हैं जो पढ़ा था हमने ये, और अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है that lies between 1/2, इसमें से निकाल दें लेस देन x, लेस देन 1 प्लस 1.5 के अंदर, आधा और 1.5 के दरमियान ये लाई कर रहा है उर्दू में। अब ये इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बड़े लोग आपने, मैंने आपकी देखी हैं, ये जो असाइनमेंट्स का कुछ ब्राउज थ्रू करते रहता हूँ वक्तन फ़क्तन अपने नॉलेज के लिए, नॉट फॉर सेक ऑफ मार्किंग देम एट द मोमेंट, लेकिन वो बड़ी मज़ेदार चीज़ें नज़र आती हैं आपकी। आई कैन सी द इन्फ्लुएंसेस, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू RHS, वो चल रहा है पुराना। अच्छा जी, ये जब आएगा तो इसको हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं, मैं ब्रैकेट ख़त्म कर देता हूँ, ये आएगा, देखें ना ये इनइक्वालिटी इक्वल नहीं है तो ओपन सेट आएगा, मैं ये सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ थ्रू आउट, हाफ और ये आ जाएगा 3/2 ओपन सेट। ब्रैकेट मैंने दूसरी इसलिए नहीं तो इस्तेमाल की जो स्मॉल ब्रैकेट है, क्योंकि वो फिर हमें कहेगी जी ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है इस वक्त, विच इज एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल of R. Thus, the open spheres in R are just open intervals, जो आपने FSC में पढ़े हुए थे इंटरवल्स। आप उन्हीं इंटरवल्स को आप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ टोपोलॉजी और मीट्रिक स्पेसेस एज ओपन इंटरवल्स। ये है काम की बात, सिर्फ ओपन इंटरवल्स। आपने अपने उसकी मिसाल देख ली, जिनको आप ओपन स्फीयर्स कह रहे हैं जी सर। फिर यूजर टोपोलॉजी के अंदर जो ओपन इंटरवल होंगे वो ओपन इंटरवल ओपन सेट होंगे और क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होंगे। जी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें फिर वाली क्यों बात की आपने? फिर क्यों कहा आपने? थोड़ी कंफ्यूजन थी इसमें, क्लियर हो गया। अच्छा ठीक हो गया ठीक है। मैं ये एग्जांपल आपने कहा था जी वो डायग्राम, और ये अब हम देखें R स्क्वायर ले रहे हैं, कंसिडर, मैं यार अपनी अंग्रेजी लिखूंगा, कंसिडर R स्क्वायर। अब आप प्लेन में आ गए एंड लेट एक पॉइंट लेते हैं, इसमें क्या आएगा वो फिर बताएगा कोई? यही अर्शद साहब आप बताओ, ये आएगा ना ट्रिपल? जी सर। एंड R क्या होगा, हम 1 ले लेते हैं। देन SRP0 क्या होगा? all points P, all points P from R square to tuple such that the distance between P point and P0 point is less than 1.
लेकिन अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पी एंड पी नॉट है, लेकिन पी बजाते खुद ऑर्डर्ड पेयर है, पी नॉट भी ऑर्डर्ड पेयर है। Yes. हाँ, क्योंकि ये सब कुछ अब आर स्क्वायर में हो रहा है। आप बज़ाहिर लिखें ना लिखें, लेकिन हो यही रहा है अब। और हम इसको कहेंगे देन दिस इज और इसको अगर हम लिखें, दोबारा लिख लें, तो ये कुछ इस तरह की बन जाएगी चीज। ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द स्पेस आर स्क्वायर, ये मैंने गलत लिखा है, सच दैट अपना अंदाज है बाज़ का अमूमन आर स्क्वायर, सच दैट distance between P and P naught, ओहो, ये मैंने चूंकि लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि इट इज़ बेसिकली, यार मैं दोबारा लिखने के मूड में आ गया हूँ, मैं वो गलत लाइन पे चला गया। आई विल नॉट राइट दिस इज एज, ये इसको अपन कर देते हैं पर्टिकुलर S1 आ गया आर की जगह पे, और P नॉट की जगह पे हमने ले लिया हुआ है AB, और अब हम ये लिखेंगे कि ये तमाम वो पॉइंट्स फ्रॉम आर स्क्वायर्ड सच दैट, फार्मूला इसका क्या है, क्लोज्ड x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b स्क्वायर, और इसका आपने लेना है जजर स्क्वायर रूट, और ये डिस्टेंस फार्मूला है, और ये 1, और ये आगे इसकी डिस्क्रिप्शन पूरी हो गई। Which is what? Which is an open disk, an open disk of radius 1, of radius 1 and center CNTRE। आप अमेरिकनाइज्ड हो गए हुए हैं, आप CNTER लिखते हैं, या प्रोग्राम में PROGRAM लिखते हैं, वो भी अमेरिकन है, ये कंप्यूटर का बेड़ा गर्क हुआ है। एंड सेंटर AB, बजाय इंग्लिश लिखने के आप अमेरिकन स्पेलिंग इस्तेमाल करते हैं विदाउट इवन नोइंग, गौर ही नहीं कभी किया। वाई मेरे लिए जो है, मैं क्या हम क्यों नहीं गौर करते इन चीज़ों के बारे में, पता ही कोई नहीं है। जो किसी ने कहा, जो किसी ने देखा, वो रिवाज पड़ गया, उसको इस्तेमाल करते रहे बस। तो ये है आपके पास नोट करने वाली चीज के, ये डिस्क है, ओपन डिस्क है, ओपन डिस्क, जिसका सेंटर और रेडियस आपको बताया गया है। और अब जो और देखने वाली बात है वो ये है कि डायग्राम की बात हो रही थी एक लेवल पे, तो ये क्या होगी कि ये आपकी स्पेस है R और R, और यहाँ पे एक यार ये बड़ा मुश्किल होता है, ये एक आपके पास ओपन स्फीयर है जिसका ये एक पॉइंट है, और इसके अंदर ये लाइन बन जाएगी। यहाँ पे आप कहेंगे जी ये AB है, ये गड़बड़ होगी ना, फिर दोबारा इसको मैं ज़रा बड़ा करके ड्रॉ करूं, और फिर मैं उसको, ये है
यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक लाइन का लगा लेते हैं। ये आपका पॉइंट है ए बी और इसका डिस्टेंस जो है वो r इज इक्वल टू 1 है। ये है आपके पास फिगर। इसको हम कहेंगे S1 AB। This is the figure. इस सर्कल के अंदर आपने सर R1 रखा है या लेस देन 1 रखा है? R equal to 1। सर फिर ये डिस्क तो नहीं बनेगी, ये तो यूनिट सर्कल बन जाएगा। ये बात ये है कि ओपननेस का जिक्र आया हुआ है, तो अगर आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? अब दिखाने के लिए कैसे करेंगे आप बताइए। डिस्क है ना ये सर, ऊपर आपने कंडीशन सर रखी है ना कि लेस देन 1 हो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं इसको कैसे ड्रा करूं? हाँ, इसको लेस कर दूं तो फिर ठीक है, चले ऐसे कर देते हैं इसको। सर डॉट डॉट करके कर लें ड्रा। नहीं, मैं असल में ये इसको इक्वल मैं इसलिए रखना चाह रहा हूं कि ये ठहर जाओ यार, इसको क्लियर कर दूं मैं। R इज इक्वल टू, क्योंकि लाइन तो इक्वल से ड्रा होगी, इसके बाहर वाली जो लाइन है जो इसके बाहर आएगी, ये उससे वो है असल में आपका R इक्वल टू 1। चलिए इसको, यानी मैं, अगर आप इससे खुश नहीं हैं तो ड्रॉ करने की प्रॉब्लम है ना हमें, तो ये हम करते हैं कि ये जो यार ये कहीं सारे गायब ना हो जाए, नहीं था, ये हम करेंगे कि इस नुक्ते से लेके सेंटर से, तो यहाँ आ गए, जुड़ा नहीं अब ठीक है समझने के लिए। yes. अब ठीक है, तो इस तरह से है। अब आप कह सकते हैं ये लाइन जो है ये वाली, ये लेस देन 1 है, और जो लाइन आपने जो सर्कल बनाया हुआ है या जिसका सरकमफ्रेंस वो इक्वल टू 1 है। ठीक हो गया? सरकमफ्रेंस सर, हाँ, ये जो गोल दायरा बना हुआ है, ये मैथमेटिक्स में इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी जो डिस्क है ना, वो असल में, मैं इधर ब्लू से इसको ड्रा करूं, ये है, और ये सारी की सारी जो है ना, ये इस तरह से मैं ना ड्रा करूं, ये असल में इधर से शुरू होती है तो ऐसे होती जाती है मेरे, ये ऐसे बनती चली जा रही है, और सारी की सारी ये जैसे कि एक लोहा, एक रुपया है या 50 पैसा है, ये वो है असल में। तो आपको पूरे का पूरा कलर हुआ हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कलर ऐसे ही हुआ है ना कि वो आर बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, और साथ साथ चुके है तो अल्टीमेटली वो सारे का सारा ब्लू होगा। तो ये डिस्क है एक्चुअली, ये सर्कल नहीं है, ये डिस्क है, सारे का सारा ब्लू हुआ है, लेकिन ये ब्लू ऐसे ही हुआ है जैसे मैंने नीचे बनाया हुआ है, कि यहां से शुरू हुआ है, ऐसे चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, और अल्टीमेटली ये इस तरह की ब्लू हो जाता है। ये सारे का सारा ब्लू ये इस तरह से बन जाता है।
इसलिए इसको डिस्क कहते हैं। डिस्क जैसे एक रुपए की शक्ल के कोई बना हुआ है, जैसे R3 में, या इसी तरह की प्लेट है, एक प्लेट है मसलन, तो बनती तो ऐसी है ना, कलर ऐसी होता है उसका, कि वो पहले R छोटे से बड़ा होता चला जा रहा है, वो साथ साथ है, साथ साथ है, साथ साथ है, और मैं तो उसमें गैप छोड़ रहा हूँ ना, सफ़ेद आ रहा है इसलिए, वरना वो साथ साथ चलते चले जाएंगे तो ये वाली डिस्क बनेगी जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, प्लेट। वो लेस देन 1 का मतलब ये होता है कि आपका डिस्क रेडियस जो है वो शुरू हुआ है एक छोटे से नंबर से और बढ़ता चला जा रहा है, जलता चल रहा है, और 1 के करीब करीब पहुंच जाता है, वो अप्रॉक्सीमेशन वहाँ आ जाती है, तो ये अप्रॉक्सीमेटेड डिस्क बन जाती है। इसको ओपन इसलिए कहते हैं। सर जब वो R1 के बराबर हो जाता है तो फिर उसका सर्कमफेरेंस 1 रहेगा या 2 पाई होगा? यहाँ तो ओपन नहीं, आप बंद नहीं कर सकते ना, लेकिन ड्रा तो करना है ना आपने। इसका मतलब ये जो मैं समझा रहा हूँ कि वो ये जो सारा ब्लू हुआ है, प्लेट बनी हुई है, डिस्क जिसको आप कह रहे हैं, डिस्क आपको नजर, आपने देखी होगी डिस्क थ्रो नहीं होता, हाँ डिस्क थ्रो होती हैं, प्लेट्स होती हैं, ये सारी डिस्क्स हैं, इनका कोई ना कोई एज तो होगी ना। लेकिन जब हम कहते हैं लेस देन 1 तो इसका मतलब है 1 तक पहुंचती नहीं है, 1 के करीब करीब पहुंच जाती है, इक्वल नहीं आती, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से। और ये प्रोसेस बढ़ रहा है, चलता जा रहा है, ये कंटिन्यूअस है, ये रुकता नहीं है कहीं पे, कहीं पे आप रुकेंगे तो वो लाइन नजर आएगी। अब दिखाना है चूंकि आपको, या मुझे देखना है, तो नेचुरली कहीं ना बाउंड्री लाइन तो नजर आएगी आपको, लेकिन वो एक्चुअली बाउंड्री लाइन x1 से जरा सी नीचे है, और नीचे बहुत बहुत फर्क कम है आपस में। वो जो एप्सिलॉन थीटा की बातें आ जाती है, एप्सिलॉन और डेल्टा की बातें आती है ना, इसमें वो चल रहा है सिलसिला, इसीलिए उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस है ये। वो मैं अभी मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं उसको उसकी नाम ही ले सकता हूँ, लेकिन उसको मैं ज़्यादा तफसील में इस मौके पे नहीं जा सकता। ओके, राइट। जी सर। तो ये कंसेप्चुअल्स हैं। देखिए ना आप, अब ये जो ये सारा R² में है, R² एग्जिस्ट ही नहीं करता, कहाँ एग्जिस्ट करता है? बड़ी बातें हम करते हैं R² की, सारी डिफरेंशियल इक्वेशन हम R² में सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो फिर हमारे पास जो सॉल्यूशन उसके आते हैं वो a प्लस a/b यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, यानी कि R क्रॉस R होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आयोटा एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, आयोटा डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, तो ये इसलिए तो वो इमेजिनरी है। इमेज मैंने इमेजिनेशन में है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कहीं यहाँ पे अगर बड़ी आप छलांग लगाते हैं तो आप उसको दिखाते हैं जी एओर्टा यहाँ पे आ रहा है जी, ये आ रहा है जी एओर्टा, तो बाबा ये एग्जिस्ट करता है, ये आर ही नहीं एग्जिस्ट करता, R² ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो आप ये रेड लाइन कहाँ से दिखा रहे हैं? आप बात आपको समझ आइए? ये इसका अगर मैं कहूँ यहाँ पे पॉइंट है तो क्या आएगा? 0 1 आएगा ना भाई, एओर्टा ये है ना, एओर्टा इज इक्वल टू, खामोशी हो गई बिल्कुल, उड़ गए, फ्यूज उड़ गए। हाँ -1 अंडर रूट होता है सर आयोटा। नो नो नो, -1 अंडर रूट होता है ये। इसको मैं अगर R² में लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा भाई, जी सर वो तो। हाँ वो तो ये नजर आएगा आपको, ये टिक हुआ हुआ -1² निकाल के दिखाए ना मुझे अंडर रूट क्या वैल्यू आती है, एरर आता है। बड़े से बड़े सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर ले लें, कैलकुलेटर ले लें, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता बाबा, R² एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। मैंने पहले भी आपको कहा था कि वो R3 से हम R2 में जाते हैं, वो भी मैथमेटिकली जाते हैं, इनको कहते हैं मैथमेटिकल रियलिटीज। मैंने इनका नाम दिया हुआ है मैथमेटिकल रियलिटी। वैसे तो फिलॉसफी में इसको कहते हैं रेजों दात्र,
तख्त, ये फ्रेंच वर्ड है लेकिन लफ्ज़ है, लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिक्स में ले आए तो मैथमेटिकल रियलिटीज़ मैं इसको कहता हूँ। मैथमेटिकल, ये मैथमेटिकल रियलिटीज़ हैं, रियलिटीज़ वैसे नहीं है, ये मैथमेटिकल रियलिटीज़ हैं। मसलन आर स्क्वायर इज मैथमेटिकल रियलिटी, हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो लोगों को बड़ा शौक है हकीकत की बातें करने का कि नहीं जी सॉलिड, तो आर स्क्वायर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप सारा, आपका सारा अप्लाइड मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन सारी की सारी आर स्क्वायर में आप उसके सोल्यूशन निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर विच डू नॉट एग्जिस्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैथमेटिकली सर हम एग्जिस्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को आर स्क्वायर में स्टडी करते हैं ना सर। तो क्यों आर स्क्वायर है ही नहीं तो कहाँ पे उसको क्या करेंगे प्रोजेक्टाइल को? प्रोजेक्टाइल तो सिर्फ और सिर्फ R3 में रियली एग्जिस्ट करता है। ये तोप से निकला हुआ गोला और ये आप प्रोजेक्टाइल, ये मसलन आपने हिट किया उसको शटलकॉक को, तो वो बैडमिंटन में तो वो प्रोजेक्टाइल बना रही है, एक लाइन बना रही है, और उधर जाके वो ड्यू टू ग्रेविटी फोर्सेस वो फिर आहिस्ता सा डिफ्लेक्ट करके नीचे आ जाती है। तो उससे पहले आपने दोबारा हिट करना है वगैरह वगैरह, सो दैट इट रिमेन इन द एयर, दिस इज व्हाट वी कॉल अ गेम। तो वो जो बैडमिंटन के अंदर शटलकॉक है वो प्रोजेक्टाइल बनाता है फ्रॉम वन शॉट टू द अदर, कभी स्ट्रेट और कभी ऑलमोस्ट स्ट्रेट और कभी नहीं भी होता। तो शॉट कहते शॉट लगाई है वो ज़्यादा, वो इसका मतलब होता है कि वो स्ट्रेट लगाने की कोशिश की है, इतनी फोर्स से उसको हिट किया है कि वो थोड़े से डिस्टेंस को स्ट्रेट लाइन के तौर पे कवर कर रही होती है शटलकॉक। लेकिन बात जो हो रही थी वो ये थी कि ये सारा R3 में है ना बैडमिंटन भाई, आर स्क्वायर में तो होता ही नहीं, आर स्क्वायर बताते खुद ही नहीं एग्जिस्ट करता। आप मुझे दिखा दे कहाँ एग्जिस्ट करता है। ये जो मैं ड्रॉ करता हूँ वो चौक से, तो वो चाक की मोटाई होती है कि नहीं होती, तभी तो वो बोर्ड के ऊपर एक आर स्क्वायर बन जाता है। अदरवाइज तो अगर मोटाई की बात ना करें, लिखने की, पेन की, पेंसिल की, कार्बन ना इस्तेमाल हो, उसमें जर्रे ना बने, तो वो लाइन ही नहीं ड्रा होगी। तो आप तो R3 की बात कर रहे होते हैं, आर स्क्वायर तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की जब बात आप सोल्यूशन निकालते हैं तो कौन से रियलिटीज है वो, अब कहते हैं बड़ी एप्लीकेशंस है उसकी एप्लीकेशंस आर स्क्वायर में नहीं है, R3 में है। यस सारे मैथमेटिक्स की अगर आपने एप्लीकेशन देखनी है तो सिर्फ और सिर्फ R3 एग्जिस्ट करता है, आर स्क्वायर, R1 वगैरह। वो कैम्ब्रिज में किसी फिलोसफर को स्टूडेंट ने कहा था ना, मैथमेटिक्स के मैथमेटिशियन को, कि जी मुझे R4 दिखाएं। उन्होंने कहा तुम मुझे R2 नहीं मैं दिखा सकता, R1 नहीं दिखा सकता, तो आप मुझे मतलब कह रहे हो जी R4 दिखाओ। आई कैन नॉट शो यू दैट। आप कंप्यूटर के थ्रू आप देखते हैं चीज़ों को, लेकिन वो कंप्यूटर के थ्रू देख रहे होते हैं ना, वो तो एक रियलिटी नहीं है, वो तो एक और लफ्ज़ है जो मैं बोल रहा हूँ अंग्रेजी में, वो तो इमेजिनरी है सारा कुछ, इमेजिनरी है सारा कुछ जो कंप्यूटर के थ्रू देख रहे होते हैं। 4 डिमेंशन भी नजर आ जाती है आपको, इमेजिन कर रहे होते हैं आप। R3 में रह के आपको चौथा कोना नजर आ रहा होता है। डिपेंड करता है किस एंगल से आप देख रहे हैं। It depends from which angle you are looking at an object. ये मैथमेटिकल रियलिटीज हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है। जब आप तवक्को करते हैं कि जी हमें आप प्लेन में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने हैं तो निकाल लो, हम कौन मना करता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वहीं रहो ना, दुनिया में रहो। अगर आप छलांगे लगाओगे तो पकड़े जाओगे, मैथमेटिशियन आपको पकड़ लेंगे, वो कहेंगे जी ये ऐसे गलत बात है ना, आयोटा डज नॉट एग्जिस्ट। मैं कहता हूँ दिखाओ मुझे कहाँ एग्जिस्ट करता है जी। सर ये जो R2 R3 बोलिए सर हम बात कर रहे हैं सर, ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री की हम बात करते हैं या रिमानियन ज्योमेट्री की हम बात करते हैं? दोनों बातें कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर क्या है सर? हमें तो जो हमने सुना है हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन वो R2 है, आर स्क्वायर है। तो सर स्ट्रेट लाइन हमारे पास आर स्क्वायर नहीं है, नहीं होती। अगर आप अगर आर स्क्वायर एग्जिस्ट है, देखो यार मैं यही तो कह रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन किस जगह पे है? आर स्क्वायर में। तो आर स्क्वायर बजाते खुद भी नहीं एग्जिस्ट करता ना, ये है ही नहीं है, तो ये कहाँ से आ जाएगी? अगर आप रियलिटीज की बात करेंगे, रियल वर्ल्ड की बात करेंगे, आर स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, तो लाइन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर उसमें। हाँ सर, अगर आप कहते हैं जी वो R3 में चले जाते हैं तो R3 तो गोल है,
देखें ना, आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि कहाँ लेके मुझे आप, हाँ जी ट्राइंगल के जो जाविये की क्या होता है, एडिशन क्या आएगा 180 सर 180 मेरा ख्याल नहीं सही कहते हैं, 180 डिग्री आएगा डिग्री। लेकिन ये जो आप स्फेरिकल जो ज्योमेट्री है उसमें नहीं आता ये, उसमें 180 नहीं आएगा, तो आपकी सारी मैथमेटिक्स वहां गलत हो जाता है। नहीं, वो रियलिटी है। स्फेरिकल दुनिया के ऊपर, अगर आप दुनिया के ऊपर बैठ के अगर आप ट्राइंगल बनाएंगे बड़ी सी, तो वो डिफ्लेक्टेड होगी, वो ये होगी, इस तरह की होगी। स्ट्रेट लाइंस नहीं आती, स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं सकती ग्राउंड के ऊपर। हाँ, आपने फिजा के अंदर बैठ के ट्राइंगल बनानी है तो स्ट्रेट आ जाएगी, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं है वैसे रियलिटी में। तो इनके जाविये जो है वो नहीं है, 180 नहीं आते, इसके आने भी नहीं चाहिए। बड़ी दूर ले गए मुझे आप, अब मैं टोपोलॉजी में जाने लगा हूँ क्विकली, ताकि आपका टाइम हो गया हुआ है। आपको सवाल में दे के जा रहा हूँ। आपको मैं कहता हूँ कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल बनाएं, कैसे बनाएंगे? चमड़, मैं एक लेदर देता हूँ आपको, आई गिव यू ए लेदर एंड आई से कि इस लेदर को काट के तो फुटबॉल बनाओ, कैसे बनाएंगे? सोचिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा कैसे बनाएंगे आप इस लेदर को काट के फुटबॉल कैसे बनाएंगे? गोल बनाना है ना, कैसे बनाएंगे? ये लेदर की शीट है, लेट्स से ये 2 फुट बाय 2 फुट की है, इसको क्या बॉल बना सकते हैं आप? यू कैन नॉट। इसके छोटे छोटे पीसेस करने पड़ेंगे आपको, और उनको फिर जोड़ना पड़ेगा। वो क्या होंगे? मैं आपको जवाब दे देता हूँ, पेंटागॉन्स होंगे, पेंटागॉन्स 5 जिलों की, वो ये होंगे, छोटे छोटे पीस काटेंगे, इनको जोड़ेंगे, ऑटोमेटिकली बॉल बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। ये दिस इज मैथमेटिक्स, रियल मैथमेटिक्स। वरना आप इस एक स्क्वायर को लेके, आप स्क्वायर लेदर है आपका, और आपके मैं इसको फुटबॉल बना लूंगा बगैर काटे हुए, इट इज नॉट पॉसिबल। ये है टोपोलॉजी। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी हाजिरी लगा दूं अभी। ओके सर। राइट, ये चीज़ें जो अच्छी डिस्कशन है, ये अगर आप सोचें तो, और अगर आपने वो सोचना ही नहीं है तो फिर तो ऐसे ही हवा में बातें करते रहते हैं और फिर सवाल करते हैं। आप लोग से मैं बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। वो सवाल करते हैं